तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 2023 1 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, मैनेजमेंट, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम आपको ये बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आज पूछे गए हैं और आज की शिफ्ट का कट ऑफ कितना जाने वाला है और आज क्या-क्या परिवर्तन देखने को मिला है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा परिवर्तन आज आपको देखने को मिला है। तो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। आइए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है जबलपुर में स्थित है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। अब ये पूछ लिया कि ये कहाँ पर है, तो ये भी पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये आपको देख लेना है। उसके बाद ये भी आपको बता दें कि ये जो विश्वविद्यालय है वो अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है, सरकारी नहीं है। ठीक है, और ये करंट अफेयर का आपका प्रश्न बनेगा जो आपके एमपीएसआई वनरक्षक के लिए महत्वपूर्ण होगा कि 16वां दीक्षांत समारोह जो है वो मनाया गया है कब? 15 फरवरी 2023 को इसका 16वां दीक्षांत समारोह मनाया गया है। जिसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो कमल पटेल जी, जो अपने कृषि मंत्री हैं, वो इसके मुख्य अतिथि थे। ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, संजय राष्ट्रीय उद्यान से 10 किलोमीटर की दूरी पर कौन-सा स्थान स्थित है? ठीक है? तो सही आंसर इसका परसीली हो जाएगा। देखिए, इसको क्या, अब लोग कहेंगे सर इतना डीप प्रश्न कैसे पूछ लिया? ये कौन करके आएगा? लेकिन देखिए, इसमें आपके दिमाग को यूज़ किया गया था। आपको अगर ये पता था, उसमें दिया होता पन्ना है, ठीक है? पन्ना है, ओरछा है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो कितनी-कितनी दूर स्थित है संजय राष्ट्रीय उद्यान से? बहुत दूरी पर है, लेकिन केवल 10 किलोमीटर की दूरी पूछी जा रही है और ऑप्शन में परसीली भी दिया था। तो परसीली जो है वहाँ का एक छोटा-सा गाँव है जो 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। थोड़ा-सा दिमाग लगाया होता तो ये आंसर बिल्कुल सही करके आते। अगर जो लोग गलत करके आए हैं उनके लिए हम बता रहे हैं। यानी देखिए, व्यापम कर क्या कर रहा है? आपसे प्रश्न तो पूछ ही रहा है, साथ ही साथ में आपके दिमाग का भी पूछ रहा है कि दिमाग कितना आपका तेज है, सोचने की क्षमता आपकी कितनी तेज है। तो एक-एक प्रश्नों को बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, तब सॉल्व करना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संजय राष्ट्रीय उद्यान पिछले कई दिनों से चर्चा में बना हुआ है। संजय राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको पूरी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि अब संजय राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न बनेगा। देखिए, संजय राष्ट्रीय उद्यान, जिसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, भारत के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। अब पूछा जाएगा कि ऐसा कौन-सा राष्ट्रीय उद्यान है जो 2 राज्यों छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में स्थित है, तो वो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है? अब देखिए, इसका एक और नाम है। अगर आप छत्तीसगढ़ में जाएँगे तो इसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। अगर मध्य प्रदेश में आएँगे तो संजय राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ठीक है? चलिए, इस उद्यान का विस्तार 466.657 वर्ग किलोमीटर पे स्थित है। यह संजय डुबरी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पड़ता है, जिसे 2008 में जो है एक बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। वर्तमान में यह मध्य प्रदेश के सीधी और सिंगरौली में यह स्थित है, ठीक है? और सीधी का ही एक गाँव है परसीली, जहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी इसकी है। बस इतना सा आपसे पूछा गया था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2001 में इसका नाम बदला गया। नाम वगैरह कब बदलेगा ये भी पूछा जा रहा है, क्योंकि पेंच का पूछा गया था कि पेंच का पुराना नाम क्या है और इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी कब किया गया था? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका नाम जो है कब बदला गया था? 2001 में जो है संजय राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदला गया था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ विभाजन के समय मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? तो दिग्विजय सिंह जो है वो उस समय मुख्यमंत्री थे। 2000 में जो है इनका जो है विभाजन हुआ था मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का। आइए कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए, 1 नवंबर 2001 को एक बार फिर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। पहले मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में, ठीक है? और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बन गया। छत्तीसगढ़ जो है वो 26वां राज्य बना था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था, ये आपको पता ही है, ठीक है ना? और उस समय कौन था जब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था? तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। 1950 में मध्य प्रांत और बरार का नाम बदल करके मध्य प्रदेश कर दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो मध्य प्रदेश का पुराना नाम था आपका बरार। मध्य प्रांत और बरार का नाम बदल करके ही मध्य प्रदेश किया गया था। तो मध्य प्रांत और बरार इसका पुराना नाम था, 1950 में चेंज किया गया था, ठीक है? और देखते हैं, भोपाल का पुराना नाम पूछा जा सकता है, तो भोपाल का पुराना नाम भोजताल था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कौन था? तो सीएम उस समय 2000 में दिग्विजय सिंह जी जो है उस समय सीएम थे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कालिदास अकेडमी की स्थापना कब की गई? अब ये अकेडमी वाले बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सन आप अच्छे से याद करके जाएँगे, तो 1978 में कालिदास अकेडमी की स्थापना की गई थी। चलिए, कालिदास अकेडमी के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं और कौन-कौन से प्रश्न बन सकते हैं इस प्रश्न से, वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको प्रश्न बताना ही नहीं है,
वो प्रश्न बताना है, उस प्रश्न के बारे में अतिरिक्त जानकारी और इससे रिलेटेड आगे कौन से प्रश्न बन सकते हैं, वो भी बताना हमारा काम है। और इसी का बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिला है, क्योंकि प्रश्न रिपीट तो हो ही रहे हैं, साथ ही साथ में जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, उनसे भी प्रश्न बन रहे हैं। तो लगभग 130 प्रश्न अब तक रिपीट जो है हो चुके हैं। तो 15 मार्च से 31 मार्च तक की एक हमने कंपाइल वीडियो बना करके डाल दी है, आपको यहीं देखने को मिल जाएगी। सुबह ही आज हमने डाली है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, 2x स्पीड में करके देख लीजिएगा, क्योंकि लगभग 130-32 प्रश्न सेम टू सेम जो है रिपीट हुए हैं। तो वो वीडियो आगे अगर आपका एग्जाम है तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा करने वाली है। ठीक है, देखिए, कालिदास एकेडमी संस्कृत विभाग मध्य प्रदेश के सहयोग से उज्जैन में सन 1978 में स्थापित किया गया। ठीक है, महाकवि कालिदास के नाम पर बनी यह अकादमी शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय रंगमंच एवं विभिन्न कला परंपराओं के गहन अध्ययन, शोध, अनुशीलन, प्रकाशन एवं प्रयोग के सक्रिय केंद्र था। ठीक है, अब बात करते हैं तो जो संस्कृत अकादमी है ना अपनी, वो भी जो है अब कालिदास अकादमी में समाहित कर दी गई, यानी संस्कृत अकादमी और कालिदास अकादमी एक हो गई हैं। लेकिन प्रश्न ये बनेगा कि संस्कृत अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा, संस्कृत अकादमी की स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है, अब कौन कौन सी अकादमियाँ बाकी बची हुई हैं उनको आपको दिख लेना, हिंदी ग्रंथ अकादमी है और बहुत सारी अकादमी है, इनको पढ़ करके आपको जाना है, क्योंकि अब अकादमी से प्रश्न बनने लगे हैं। तो एक टॉपिक पकड़ लिया तो अकादमी से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक और टॉपिक इसमें ऐड हुआ है कि नदियों के किनारे बसे हुए शहर से आज प्रश्न आया, तो ये प्रश्न आगे भी आपको देखने को मिलेगा। इनमें से कौन सा जो शहर है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है? तो महेश्वर उसके ऑप्शन में दिया हुआ था, महेश्वर ही सही आंसर था, बाकी जो अलग अलग दिए हुए थे। ठीक है, तो महेश्वर बिल्कुल सही आंसर था। अब देखिए, नर्मदा नदी के किनारे कुछ शहर देख लेते हैं, क्योंकि आगे पूछा जा सकता है। तो नर्मदा नदी के किनारे बसे शहर हैं ओंकारेश्वर, जबलपुर, रायगढ़, महेश्वर। ठीक है, इस नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो बुढ़नेर, बंजर, सर, शेर होगा, शेर, तबा आदि जो है वो नर्मदा नदी की जो है सहायक नदी है। ठीक है, इस नदी पर बने बांध कौन कौन से हैं? तो महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध और रानीपुर बांध, ये सारे के सारे बांध जो है वो आपके नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। ठीक है, बाकी देखिए, तो कोटा और मुरैना ये दोनों पूछे जाते हैं, चंबल नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं कोटा और मुरैना, ये दोनों आपको याद रखना है, आगे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी आगे हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन से प्रश्न सेम टू सेम रिपीट हुए हैं। ठीक है ना, चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और आपको बता दें, जीके जीएस साइंस की वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम, 15 मार्च से अब तक जो आए थे। ठीक है, उसके अलावा जो आपका सामान्य प्रबंधन का है, प्रबंधन की केस स्टडी की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इंग्लिश के जो वोकैब पूछी जा रही है वो वोकैब वाली वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं 15 मार्च से अब तक की। कंप्यूटर 15 मार्च से अब तक जितना पूछा गया उसकी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। सारी वीडियो जो है एग्जाम एलसीस और एमपी पटवारी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगी, जाकर के सारी देख लीजिए, अगर आपका आगे एग्जाम है बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, और अगर टेलीग्राम की बात करते हैं तो पीडीएफ इसकी सक्सेस जंक्शन टेलीग्राम पर आपको मिलेगी। आज अगर हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो कल छोड़ करके परसों आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पर जो है पीडीएफ मिल जाएगी, सक्सेस जंक्शन है, सर्च कर लीजिएगा। देखिए, खम्ब बाबा स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो विदिशा में स्थित है खम्ब बाबा स्तंभ। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, तो भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर विदिशा में बेस नदी के उत्तरी तट पर, याद रखिएगा बेस नदी पर स्थित है, बेस नदी के उत्तरी तट पर लगभग 2000 वर्ष पूर्व पत्थर से निर्मित 20 फीट 7 इंच ऊंचाई का स्वतंत्र रूप से खड़ा हुआ ये जो स्तंभ है। ठीक है, अब इसे खम्बा बाबा या फिर हेलियोडोरस स्तंभ के नाम से जाना जाता है। हेलियोडोरस जो है वो तक्षशिला के रहने वाले एक ग्रीक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये पूरी जानकारी आपको याद रखनी है। खम्बा बाबा और हेलियोडोरस स्तंभ ये तीनों एक ही हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन चंगेज खान का वंशज था? अब ऑप्शन हमको नहीं मिल पाया है, लेकिन पूरी जानकारी आपको हम दे देते हैं। तो देखिए, अगर तुगलक ऑप्शन में था तो तुगलक आंसर है, अगर अगर मुगल ऑप्शन में था तो मुगल आंसर है। ठीक है, देखिए, तो मुगल, क्योंकि जो बाबर है वो चंगेज खान का उत्तराधिकारी था। ठीक है, देखिए, तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था, जिसने सन 1320 से लेकर के सन 1414 तक दिल्ली की सत्ता पर अपना राज किया था। गयासुद्दीन ने एक नए वंश अर्थात तुगलक वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और स्थापना की सिंचाई के लिए नहर का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही कराया गया था, जिसने 1412 तक जो है शासन किया था। ठीक है, तो इसने केवल नहर की स्थापना की थी, इसकी जो तुगलक वंश की स्थापना इसने नहीं की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ये पूछा गया। तो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। ठीक है, कुछ जानकारी आपको बताते हैं। देखिए, तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को लोकप्रिय रूप से COPRA के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम ने उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अदालतों में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्रदान किया। पहले क्या, उपभोक्ता के साथ अगर कोई बेईमानी वगैरह हो जाती थी तो कहाँ जाए उपभोक्ता, जो ग्राहक होता है वो कहाँ जाए? तो इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया 1986, और अब उपभोक्ताओं को भी कुछ जो है अधिकार दिए गए, कुछ ग्राहकों को भी कुछ अधिकार दिए गए कि अगर उनके खिलाफ उनके साथ बेईमानी की जाती है तो इस एक्ट के तहत जो है कार्रवाई की जाती है। आगे बढ़ते हैं। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो 1 मार्च 1957 को विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए, कहाँ पर ये स्थित है पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। तो देखिए, उज्जैन मध्य प्रदेश में ये स्थित है। अगर स्थित वाला प्रश्न पूछा था तो उज्जैन में स्थित है। ठीक है,
इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मार्च 1957 को हुई थी। विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय है महाराजा जीवाजी राव पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। अब ये प्रश्न आगे पूछा जा सकता है कि विक्रम विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय है वो कौन-सा पुस्तकालय है? इतना डीप प्रश्न पूछते हैं, तो इसीलिए हम आपको अभी बता दे रहे हैं, महाराजा जीवाजी राव पुस्तकालय उसका नाम है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक समान सिविल संहिता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है। देखिए, इस संहिता की आकांक्षा संविधान के अनुच्छेद 44 में व्यक्त की गई है, जहाँ कहा गया है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा, ठीक है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये शामिल है। अब इसके अलावा आपको आर्टिकल 40 देख लेना है। आर्टिकल 40 क्या है? तो ग्राम सभा से मतलब गाँव से संबंधित है। गांधी जी ने कहा था कि गाँव के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो ग्राम से संबंधित कौन-सा आर्टिकल जो है आपका 40 है, ठीक है? उसके बाद में पशुओं से संबंधित कौन-सा है? आर्टिकल 48, बच्चों से संबंधित कौन-सा है? आर्टिकल 45। ये सब आपको याद करके जाना है। अब ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से प्रश्न बनेंगे और यहीं से आपसे आर्टिकल अब पूछे जाने वाले हैं। तो सारी चीज़ें आपको पढ़ कर के जाना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और 36 से 51 तक नीति निषेध तत्व शुरू किए गए हैं, ठीक है? मतलब 36 से 51 के बीच में है। एक समान सिविल संहिता भारत के केवल गोवा में ही लागू की गई है और कहीं पर लागू नहीं है, ठीक है? दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? दादा साहब फाल्के से प्रश्न पूछा गया था। अब कौन-सा प्रश्न पूछा गया था ये तो नहीं पता प चल पाया, एग्ज़ैक्टली नहीं पता चल पाया है। लेकिन देखिए हम पूरा आपको बता देंगे, अगर फ़िल्म फेस्टिवल पूछा गया होगा तो फ़िल्म वाला भी बता देंगे और 21 वाला, 20 वाला और 2022 तीनों हम आपको बता देंगे। देखिए, 2021 में रजनीकांत को दिया गया, 2022 में दादा साहब फाल्के अवार्ड आशा पारेख को दिया गया, 2020 में दादा साहब फाल्के अवार्ड अमिताभ बच्चन को दिया गया। ये तीनों कवर हो गए। चलिए फ़िल्म की ओर चलते हैं। तो अगर दादा साहब फ़िल्म फेस्टिवल की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म फ़िल्म ऑफ द ईयर कौन है? तो पुष्पा द राइज़ को फ़िल्म ऑफ द ईयर दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म कौन-सी है? तो शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का अवार्ड 2022 दादा साहब फाल्के अवार्ड में दिया गया, ठीक है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो 83 के लिए 83 के लिए रणबीर कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो मिमी के लिए कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। अब ये सारे फैक्ट आपके यहाँ पर कवर हो गए। अगर आज प्रश्न नहीं आया तो आगे प्रश्न आएगा, अभी नहीं आया तो वनरक्षक में आएगा। तो सारे फैक्ट हम आपको कवर करा देते हैं कि एक वीडियो आप देखिए और लगभग मतलब पूरा 100% हम आपको देने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो वीडियो को इसी बात पर लाइक कर देंगे। इनमें से कौन-सा देश ब्रिक्स ब्रिक्स का जो है सदस्य नहीं है, कौन-सा देश ऐसा है जो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो देखिए ऑप्शन तो पता नहीं है, पर ब्रिक्स में कौन-कौन से देश हैं, वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक संघ का शीर्षक है। इसके घटक कौन-कौन से हैं? तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अगर ब्रिक्स का फुल फॉर्म ही देखेंगे ना, तो प्रत्येक देश के पहले अक्षर को लेकर के ब्रिक्स को बनाया गया है, ठीक है? तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है? इन्हीं देशों के अंग्रेजी के नाम के प्रथम अक्षर BRICS से मिल करके इस समूह का नामकरण हुआ है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और वर्तमान में इसमें 5 सदस्य देश है। अंतिम देश कौन-सा है पूछा जा सकता है और अंतिम देश कौन-सा शामिल हुआ ब्रिक्स में? तो 2010 में साउथ अफ्रीका जो है वो अंतिम बार जो है इसमें शामिल हुआ था। शुरुआत में इसका नाम केवल ब्रिक था, BRIC था और साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद ब्रिक्स कर दिया गया। चलिए, मानव शरीर की अगर टूट-फूट हो जाती है ऊतकों की, इसकी मरम्मत कौन करता है? तो प्रोटीन इसकी मरम्मत करता है। ऑप्शन है प्रोटीन और आपका जो है और विटामिन वगैरह सब कुछ दिया हुआ था। जो प्रोटीन होता है वो मानव शरीर के टूट-फूट की ऊतकों के टूट-फूट की मरम्मत करता है, ठीक है? चलिए, मानव शरीर के टूटे-फूटे ऊतकों का मरम्मत का कार्य प्रोटीन करता है। प्रोटीन को शरीर का बॉडी बिल्डर कहा जाता है। अब देखिए लोग एक्सरसाइज़ करने जाते हैं ना, प्रोटीन का डब्बा लेकर के जाते हैं, क्यों? जैसे वो एक्सरसाइज़ करते हैं तो उनकी जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यू होते हैं उनमें टूट-फूट होती है, ठीक है? और ऊपर से प्रोटीन पी लेते हैं तो प्रोटीन क्या करता है? उनकी मरम्मत का कार्य करता है और अच्छी-खासी बॉडी यहाँ पर बन जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश या फिर सोयाबीन प्रदेश भी कहते हैं। आगे ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धावन सोडा यानी धोने का सोडा, इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3, ठीक है? तो सोडियम कार्बोनेट इसको कहते हैं, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। इसे धोवन सोडा, धोने का सोडा, ये सोडा ऐश, सोडा क्रिस्टल भी कहते हैं। ये सारे नाम धावन सोडा के ही हैं। पता चला इनमें से कोई नाम दे दिया और आपको केवल धावन सोडा पता है और इसका सूत्र पूछा, आप गलत करके आ गए, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे नाम जो हैं वो धावन सोडा यानी कि धोने के सोडे के नाम हैं। अब धोने का सोडा हमने बता दिया तो भाई खाने का सोडा क्यों छोड़ दें? इसको भी लगे हाथ निपटा लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या फिर खाने का सोडा, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है? क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अणुसूत्र भी देख लीजिए, NaSCO3 वो इसका अणुसूत्र होता है। इसका IUPAC नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका IUPAC नाम होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, आगे इनमें से प्रश्न आपका बन सकता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, खाद्य संरक्षण अधिनियम 2013 कब लागू किया गया भारत में? तो 10 दिसंबर 2013 को खाद्य संरक्षण अधिनियम जो है लागू किया गया था। कुछ जानकारी देखते हैं, देखिए इसकी टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी, लेकिन 2 दिन बाद मिलेगी, ठीक है?
और अब तक की जो पीडीएफ है 29 तारीख तक की पीडीएफ आपको अभी डल गई है। आज शाम को 29 तारीख तक की पीडीएफ हमने उसमें डाल दी है, ठीक है? और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए 2013 को 10 दिसंबर 2013 को अधिसूचित किया। यह माना गया कि 5 जुलाई 2013 को ये लागू हुआ है, ठीक है? लागू कब से हुआ? 5 जुलाई 2013 से। यह वह तारीख है जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 को प्रख्यापित किया गया, यानी कि लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में भी बहुत सारा चेंज देखने को मिला है। तो छंद के कितने चरण होते हैं, यह प्रश्न पूछा गया। तो 4 चरण छंद के होते हैं। सकारात्मक, आक्रामक आपको जो क्रिया होती है, उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सी सकारात्मक क्रिया है, कौन सी आक्रामक क्रिया है, खेलना कौन सी क्रिया है, रोना कौन सी क्रिया है, ये सब अब पूछा जा रहा है, ठीक है? चलिए, मनुमानव जनजानव किसमें पाया जाता है? पूछा गया था कि मनुमानव जनजानव किसका पहचान चिन्ह किसका होता है? तो उपमा अलंकार में जो है मनुमानव जनजानव पाया जाता है, ठीक है? वर्णमाला से 1-2 प्रश्न बन रहे हैं। वर्तमान और जो आपकी वर्तनी शुद्धि है, वहाँ से 2 से 3 प्रश्न आज वर्तनी शुद्धि से देखने को मिले हैं। तत्सम के ही प्रश्न हैं। काल से 2-3 प्रश्न बन रहे हैं। आज सुबह भी आए थे, कल शाम को भी आया था। हेतु, हेतुमद, भविष्यत काल, ये सब काल वगैरह से प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है? शुद्ध अशुद्ध वाक्य आपसे पूछे जा रहे हैं कि शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। मतलब वर्तनी भी शुद्ध अशुद्धि पूछी जा रही है और वाक्य भी शुद्ध अशुद्ध पूछे जा रहे हैं, ठीक है? और 2 से 3 प्रश्न आपके विलोम के देखने को मिले थे। संधि वगैरह इसमें देखने को नहीं मिली। रस का प्रश्न इसमें देखने को मिला था। शाम वाली शिफ्ट में सुबह रस का प्रश्न नहीं आया था। चलिए मैथ पर चलते हैं। तो मैथ में आज बार ग्राफ डीआई डेली आ रही है। एक भी दिन ऐसा नहीं जब बार ग्राफ डीआई नहीं आई हो। आज भी बार ग्राफ डीआई है। 3 से 4 प्रश्न आए हैं। सिंप्लीफिकेशन के 4 प्रश्न। ट्रेन की 2 प्रश्न थे जो कि सिंपल थे। 1 में ट्रेन की लंबाई पूछा गया था और 1 में ट्रेन की स्पीड पूछा गया था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉड मास के 3 से 4 प्रश्न, थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न है, ठीक है? इसको करके जाइए। कैलकुलेशन अपनी थोड़ी सी फास्ट कर लीजिए, ठीक है? बहुत सारे ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएँगे, ट्रिक्स वाले, कैलकुलेशन वाले, वहाँ से इसको इंस्टॉल करके कैलकुलेशन अपनी थोड़ी-सी फास्ट कर लीजिए। सुबह 10 से 15 मिनट कैलकुलेशन पर जोर दिया कीजिए, ठीक है? डाइस की बात करते हैं तो प्रायिकता से 3 से 4 प्रश्न आए थे और कुछ मतलब 2 प्रश्न डाइस वाली प्रायिकता के थे, ठीक है? और 2 से 3 प्रश्न नॉर्मल वाली प्रायिकता के थे। मतलब कि उसमें ताश वगैरह के थे और इसके थे, ठीक है? चलिए पाई चार्ट के 2 प्रश्न थे। एमडीएच का देखिए टाइम एंड वर्क अब नहीं आ रहा, अब एमडीएच फ़ॉर्मूला इस टाइम पूछा गया है, यही जो है पैटर्न चेंज हुआ है। एमडीएच फ़ॉर्मूला पर 1 प्रश्न यहाँ पर बना है, ठीक है? आयु का 1 प्रश्न है, एसआई की 2 प्रश्न आए हैं, परसेंटेज के 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं और एवरेज जो है वो मिक्स किसी न किसी में मिला करके एवरेज को पूछा जा रहा है। माध्यमातिका बहुलक का एक भी प्रश्न नहीं आया है, याद रखिएगा। एडवांस बहुत कम आ रहा है, 1-2 प्रश्न ही एडवांस के आ रहे हैं, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं आई है। मिसिंग नंबर सीरीज़ जो है वो मैथ में पूछी गई है। एडवांस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है? अभी अगर 3-4 दिन में है। आगे क्या पैटर्न होगा वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, तो वो हम आपको बताते रहेंगे डेली एग्जाम एनालिसिस में। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा लीजिए, ठीक है? चलिए रीजन की बात करते हैं। तो पेपर कटिंग का 2 क्वेश्चन आया था, ठीक है? सिटिंग के 2 प्रश्न आए थे, नंबर सीरीज के 4 प्रश्न आए थे। मिसिंग और अल्फाबेटिक दोनों नंबर सीरीज पूछी गई हैं। 4 प्रश्न जो है नंबर सीरीज के थे, किसके उसके क्या नाम है, नंबर सीरीज वाले, और अल्फाबेटिक के 2 प्रश्न अल्फाबेटिक के थे। कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 प्रश्न हैं। कथन निष्कर्ष के भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं। 1 प्रश्न डाइस का आया है, ठीक है? रैंकिंग के 3 प्रश्न आए हैं। डायरेक्शन का प्रश्न पूछा था। एक वृत्ताकार पथ पर जो है एक व्यक्ति निकलता है, फिर 50 मीटर उत्तर गया, 50 मीटर दक्षिण गया, ऐसे करके लास्ट में उसकी और जो उसकी घर की दूरी है वो आपसे पूछी गई थी, ठीक है? वही पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। 3 और 4 के बीच में घड़ी की सुई कब मिलेगी? 3.16 इसका आंसर था। ये प्रश्न पूछा गया था। एंगल वाले और घड़ी की सुई कब मिलती है, संपाती कब होती हैं, ये सब पूछा जाएगा अब, ठीक है? ब्लड रिलेशन के 2 प्रश्न थे और ये सिंबल वाले प्रश्न जो हैं वो ब्लड रिलेशन में पूछे जा रहे हैं कि ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए भाग डी का अर्थ है ए बी की माँ है, ऐसे करके प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है? लास्ट में आपसे रिलेशन पूछा जाता है। चलिए इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में कुछ चेंजमेंट आज देखने को मिले हैं। सबसे ज़्यादा चेंजमेंट ईडियम्स के 2 प्रश्न ही आए हैं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बहुत ज़्यादा आ रहा था अब तक। 1 प्रश्न केवल एक्टिव पैसिव का आया है। डायरेक्शन के 4 प्रश्न हैं। आज मॉडल वर्ब बहुत बढ़ गई हैं। 6 से 7 प्रश्न जो है वो मॉडल वर्ब के पूछे गए हैं, ऐसा लोगों के द्वारा बताया गया। 6-7 प्रश्न मॉडल वर्ब के पूछे गए हैं, तो यही पैटर्न चेंज आज देखने को मिला है, ठीक है? आर्टिकल भी आने लगा है। 2 से 3 प्रश्न आर्टिकल के थे। पीक्यूआरएस 3 से 4 प्रश्न थे और पीक्यूआरएस कौन सी किताब से पूछे जा रहे हैं वो हमने टेलीग्राम पर डाल दिया है, ठीक है? और टेलीग्राम पर किस किताब के डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो किताब की फ़ोटो भी खींच करके हमने डाल दी है। कौन-कौन से प्रश्न आए थे कल शाम को, वो सीधे से सीधे प्रश्न भी हमने उसकी फ़ोटो क्लिक करके डाल दी है टेलीग्राम पर, ठीक है? टेलीग्राम के सक्सेस जंक्शन नाम से है, उसके अंदर जाएँगे तो सक्सेस जंक्शन लाइव करके एक चैनल होगा। व्यू चैनल में जाएँगे तो उसमें हमने जो है पूरा पीडीएफ इसका डाला हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप सर्च कर लेंगे, ठीक है? और स्पेलिंग एरर भी आज पूछा गया था। प्रबंधन की बात करते हैं तो प्रबंधन वही चल रहा है। केस स्टडी के 6 से 7 प्रश्न आ रहे हैं। 15 प्रश्न आज लगभग प्रबंधन के आए हैं। 6-7 प्रश्न केस स्टडी के आए हैं। केस स्टडी की वीडियो हमने बना दी है। परसों हमने अपलोड कर दी थी। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लेंगे, ठीक है? उसके बाद रेपो रेट वगैरह प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पंचवर्षीय योजना इसी में पूछी जा रही है। लेखक का नाम इससे पूछा जा रहा है, ठीक है? एक कोई मतलब रचना देते हैं, फिर लेखक का नाम पूछ लेते हैं। और हाँ, एक बात और, हिंदी में रचनाएं नहीं आई हैं इस शिफ्ट में। सुबह तक 3 से 4 रचनाएं आई थी, कल भी 3-4 रचनाएं कवियों की आई थी। इस शिफ्ट में कोई रचना देखने को नहीं मिली है। लेखांकन का 1, मार्केटिंग 2 और संगठन के 1-2 प्रश्न आ रहे हैं।
कंप्यूटर की बात करते हैं तो एमएस डॉस में डी का अर्थ क्या होता है, ये पूछा गया था। तो डिस्क होता है, एमएस डॉस में डी का अर्थ डिस्क होता है, ठीक है। एमआईसीआर का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो एमआईसीआर का फुल फॉर्म पहले भी हम आपको बता चुके हैं। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है। कभी-कभी कुछ भी पूछ लेता, पहले आर पूछा था, फिर सी पूछा, आज एमआईसीआर का पूरा फुल फॉर्म पूछ लिया है। इसीलिए कह रहे हैं सारे के सारे जो हमने एनालिसिस कराए हैं, सारे एनालिसिस देख लीजिए। पूरा वीडियो मत देखिए, 15 से अब तक थोड़ी देखेंगे, लेकिन 15 मार्च से अब तक के हमने साइंस और जीके के प्रश्न एक साथ कंपाइल करके एक वीडियो बना दी है। वो वीडियो आप देख लीजिए, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और 130 से ज़्यादा प्रश्न अब तक उस वीडियो से रिपीट हो चुके हैं। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो मैक ओएस जो है वो सॉफ्टवेयर दिया हुआ था। बाकी जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं दिए हुए थे उन्होंने, मतलब बहुत सारे और चीज़ें दी हुई थी, मतलब कोई मॉडल वगैरह दिए हुए थे, लेकिन सॉफ्टवेयर उसमें मैक ओएस जो है सॉफ्टवेयर दिया हुआ था, वही इसका आंसर था। एमएस एक्सेल में रो के बारे में पूछा गया है, लाइन कितनी होती है ऐसा पूछा गया है। एसक्यूएल से प्रश्न पूछा गया है और 1F, 2NF, 3NF से प्रश्न पूछा गया। अब ये तो हमें भी नहीं पता भाई ये क्या होता है, ठीक है ना? ये जो ज़्यादा डीपली पढ़ा होगा कंप्यूटर साइंस उसको पता होगा ये, ठीक है? वायरस से एक प्रश्न था और इनपुट आउटपुट से स्कैनर के बारे में पूछा गया। स्कैनर इनपुट है या फिर आउटपुट है? चलिए ओवरऑल अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, मैथ रीजनिंग के सुबह 70 थे, इस टाइम 65 प्लस प्रश्न जो है मैथ रीजनिंग के आए हुए हैं। हिंदी के 25 प्रश्न पूरे आए हैं। जीके और साइंस के लगभग 48 प्रश्न हैं। कंप्यूटर के 22 प्रश्न हैं और मैनेजमेंट के 15 प्रश्न ही पूछे गए हैं। आज की शिफ्ट की कट ऑफ की बात करते हैं तो 140 प्लस कट ऑफ जाने वाला है। 135 से 140 के बीच में जो भी वेरी कर रहा है, क्योंकि अब पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है ना? तो 140 135 नंबर ठीक ठाक रहेंगे, आपको पटवारी की पोस्ट आराम से एक ना कहीं मिल जाएगी। ठीक है, अब इतना हमने आपके लिए कर दिया। अब ये आपका फर्ज बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, आपका अपना चैनल है, ठीक है। साथ ही साथ में अब जो है ये आपकी स्क्रीन पर वीडियो दिखने लगी होगी, एक तो प्रबंधन वाली वीडियो दिख रही होगी और एक जीके जीएस साइंस जो आपका 15 मार्च से 31 मार्च तक पूछा गया है, वो पीडीएफ आपको यहाँ पर, मतलब वो वीडियो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगी होगी। उस पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख लीजिए, ठीक है। बाकी जल्दी मिलते हैं कल सुबह, सबसे पहले सबसे ज़्यादा एनालिसिस आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर ही देखने को मिलेगा। तो जल्दी मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।